हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका था। एड्स का ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका था, ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता चुका था। मैं आपको एचआईवी वायरस के बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका था। यहाँ पे एक टॉपिक आपका एड्स से रिलेटेड बाकी रह गया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, दैट इज प्रिवेंशन। यू नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है दैट इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप जो है किसी भी बीमारी को अगर पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं तो बीमारी होने का खतरा टल जाता है। तो यहाँ पे एचआईवी यानी कि एड्स को रोकने के लिए प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रिवेंशन की। जैसा कि एड्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि एचआईवी एड्स से आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है, राइट, एक चीज मैं आपको बताऊं, एचआईवी एड्स से सबसे बड़ा जो रीजन है जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस जो है बहुत ही जरूरी है। किसी भी बीमारी के बारे में जानना, उसके इलाज के बारे में जानना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास अवेयरनेस होगी तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। बिना अवेयरनेस के आपको अगर एचआईवी के बारे में नहीं पता होगा, आपको एड्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप आसानी से जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आप सावधानी नहीं बरत पाएंगे। तो ऐसे केस में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो हमारी जो कंट्री में अवेयरनेस स्प्रेड करता है अबाउट एड्स, दैट यू कॉल्ड नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ एनजीओ वगैरह भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं। 1 दिसंबर को एड्स डे कहा जाता है। 1 दिसंबर इज एड्स डे, और 1 दिसंबर को एड्स डे का सेलिब्रेशन होता है जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाता है अबाउट एचआईवी एड्स, और नेको उसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला जो तरीका है दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अवेयरनेस से आप अपने आप को बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द एचआईवी एड्स, यू मस्ट स्प्रेड दैट नॉलेज इन द सोसाइटी एंड यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ एज वेल एज योर सोसाइटी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारी कंट्री में रन करते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? नेको, जिसको आप बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द एड्स। इसके अलावा कुछ एनजीओ भी ये अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एड्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो यू कैन इजिली कंटेमिनेटेड बाय दी, यू कैन इजिली इन्फेक्टेड बाय दी एड्स। इज दैट क्लियर? एड्स का ट्रांसमिशन आसानी से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम जो है अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एचआईवी एड्स से? अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। आपको जैसे कि पता है कि एचआईवी जो है एक एसटीडी यानी कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। द पीपल हैविंग हाई रिस्क विद एचआईवी एड्स, कैसे लोगों को एचआईवी एड्स का सबसे ज्यादा रिस्क होता है? ऐसे लोगों को एचआईवी एड्स का सबसे ज्यादा रिस्क होता है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि एड्स के सबसे ज्यादा जो चांसेस है, एड्स सबसे ज्यादा जो स्प्रेड होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एड्स जो है आसानी से स्प्रेड हो जाता है, एचआईवी जो है स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे केस में राइट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, एंड दैट प्रोटेक्शन जनरली प्रोवाइड बाय द कॉन्डोम्स। ये जो कॉन्डोम्स होते हैं इनको गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांटा जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता है, जिससे कि इसके ट्रांसमिशन को रोका जा सके। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन ऑफ रेजर्स एंड ब्लेड्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ रेजर्स एंड ब्लेड्स।
आपको पता है कि रेजर्स और ब्लेड्स की वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकता है एचआईवी इन्फेक्शन का, तो उसका स्टेरिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, अगर सर्जिकल इक्विपमेंट इन्फेक्टेड होंगे एचआईवी वायरस से, इज दैट क्लियर, दैट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट दिस इन्फेक्शन, तो सर्जिकल इक्विपमेंट का भी स्टेरिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ needles, syringe and surgical equipments. Is that clear? इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताऊं, एचआईवी का सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिशन होता है वो सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता है वो है इंट्रावीनस ड्रग। सो अवॉइड द इंट्रावीनस ड्रग, क्योंकि अवॉइड इंट्रावीनस ड्रग्स में सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लोग आपस में शेयरिंग करते हैं उस सिरिंज को, तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सो अवॉइड दैट इंट्रावीनस ड्रग, अवॉइड द इंट्रावीनस ड्रग्स, इंट्रावीनस ड्रग्स को अवॉइड किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड द इंट्रावीनस ड्रग्स। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, इफ यू हैव डाउट ऑन योर सेल्फ कि यू कैन हैव एचआईवी, तो इन दैट केस यू नीड टू स्क्रीन योर ब्लड, यानी कि ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, एड्स से रिलेटेड पहले हमारी सोसाइटी में काफी सारे मिसकंसेप्शन थे, उन मिसकंसेप्शन को हम इस अवेयरनेस से दूर कर सकते हैं। मिसकंसेप्शन जैसे कि एड्स नेवर स्प्रेड थ्रू mere touch, AIDS never spread through minor kiss, mere touch, हैंडशेक से एड्स नहीं फैलता है, झूठा खाने से एड्स नहीं फैलता है, गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। तो ये अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्स से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन भी है हमारी सोसाइटी में, उन मिसकंसेप्शन को दूर करना बहुत जरूरी है, एंड दैट कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू दी अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस। तो एड्स कभी साथ में उठने बैठने से, मिलने जुलने से नहीं फैलता है। Is that clear to all of you? Are you getting or not? Because the AIDS patient always need of sympathy and help instead of being shunned by the society. सोसाइटी से बाहर निकालने से पहले उसको जो है सिंपैथी और किसकी जरूरत है, हेल्प की जरूरत है एड्स के पेशेंट को। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं, एंड यू कैन प्रिवेंट इजिली एड्स। इसके बाद जो अगली डिजीज है दैट इज कैंसर। कैंसर इज मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, ये भी एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, एंड इट कैन ऑल्सो ए मेजर कोज ऑफ ग्लोबल डेथ। जैसे फोर्थ मेजर कोज ऑफ ग्लोबल डेथ इज एड्स है, ऐसे ही कैंसर भी एक मेजर कोज ऑफ ग्लोबल डेथ है, और ये भी एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो नेक्स्ट इज कैंसर। तो बात कर रहे हैं हम कैंसर की, तो कैंसर क्या है? दिस इज मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, ये भी बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिसको आप कैंसर कहते हैं। कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है? कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। यू नो, सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को आप कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी की वजह से सेल्स का जो डिवीजन होता है वो एक रेगुलेटेड मैनर में होता है। जब डिवीजन रिक्वायर्ड होता है तभी सेल डिवाइड होती है। अगर उस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए तो सेल जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को लॉस करने के बाद वहां पे कैंसरस सेल्स बन जाती हैं। तो कैंसर का मतलब है दिस इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स क्यों होता है? ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स की जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तब कैंसर डेवलप होता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, और उस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से कैंसर डेवलप हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ। तो इसकी वजह से भी मिलियंस ऑफ डेथ एवरी ईयर होती है, इवन इन इंडिया, इवन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे राइट कैंसर क्या है? अगर हम कैंसर की डेफिनेशन लिखे तो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स।
अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स का जो रिजल्ट है उसे आप कैंसर कहते हैं। एंड दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ड्यू टू लॉस ऑफ ए प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आप कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। नॉर्मल सेल्स की जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तब कैंसर डेवलप होता है। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो अगर बात करें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर बात की जाए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, सो इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के केस में क्या होता है, सो सेल डिविजन होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेल डिवीजन होता है, वो एक कंट्रोल मैनर में होता है। सेल डिवीजन कैन स्टॉप ड्यू टू दी कॉन्टैक्ट ऑफ अदर सेल्स। अगर एक सेल दूसरी सेल्स के कॉन्टैक्ट में रहती है, उस कॉन्टैक्ट की वजह से सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, यू विल सफर फ्रॉम कैंसर। तो इन दिस केस इफ एनी सेल present in contact with other cell that results to inhibit cell division, जिसकी वजह से सेल डिवीजन रुक जाता है, यानी कि सेल डिवीजन कंट्रोल मैनर में होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एंड व्हेन दिस प्रॉपर्टी विल लॉस, यू विल सफर फ्रॉम कैंसर। अब जब कैंसर का अनकंट्रोल डिवीजन होता है, तो अनकंट्रोल ऑफ डिवीजन से यहाँ पे कैंसरस सेल्स का एक मास डेवलप हो जाता है, दैट यू कॉल ट्यूमर। तो कैंसरस सेल्स की ग्रोथ की वजह से क्या डेवलप होता है, ट्यूमर डेवलप होता है। तो ट्यूमर के बारे में आपको पता होना चाहिए। When uncontrolled division take place in the cells, that results to undifferentiated mass of cancerous cell that you call tumor। तो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर इज undifferentiated mass of cancerous cells। तो undifferentiated mass of cancerous cells that you call tumor। अभी यहाँ पे ये ट्यूमर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ट्यूमर जो है यहाँ पे मेनली ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एबिलिटी, ट्यूमर्स जो होते हैं वो दो टाइप के हैं। नंबर वन इज बिनाइन ट्यूमर एंड नंबर टू इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहां पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, वन इज बिनाइन ट्यूमर एंड अनदर वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। अभी आपको पता होना चाहिए बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो अगर बात की जाए बिनाइन ट्यूमर की, तो बिनाइन ट्यूमर भी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ कैंसरस सेल्स है, बट दैट इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर लोकेशन, जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कन्फाइंड होता है। और ये बिनाइन ट्यूमर जो है कैन नेवर स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू दी अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, और ये स्प्रेड भी नहीं होता है। सो दिस इज नॉट दैट मच डेंजरस फॉर्म ऑफ ट्यूमर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो बिनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें, तो यहां पे जो बिनाइन ट्यूमर है, दिस इज ऑल्सो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ कैंसरस सेल, बट दैट बिनाइन ट्यूमर इज ऑलवेज कन्फाइंड टू a particular location that never spread from one place to another place. So such kind of tumor confined to its origin location, इसके origin पे ही ये confined होता है, and generally this tumor does not spread। और ये ट्यूमर जो है does not spread। इस ट्यूमर के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये ट्यूमर बोन में हो सकता है तो उसे आप ऑस्टियोमा कहेंगे। ये ट्यूमर जो है लिम्फ नोड में हो सकता है तो आप इसको लिम्फोमा कहेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहां पे से कुछ एग्जांपल, जैसे कि इफ दिस ट्यूमर फॉर्म इन बोन्स, तो इसको आप ऑस्टियोमा कहेंगे। इफ दिस ट्यूमर इज फॉर्म्ड इन लिम्फ नोड्स, तो आप इसको लिम्फोमा कहेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये बिनाइन ट्यूमर के कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। इसके अलावा बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की।
मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, दिस इज मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ कैंसर। ये सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है बिकॉज इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, और इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो रैपिड रेट से होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इस ट्यूमर की जो सेल्स होती है दैट कंपीट विद द नॉर्मल सेल्स फॉर मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए वो कंपीट भी करती है, नॉर्मल सेल्स में स्टार्विंग हो जाती है। तो जहाँ पे भी ये टिश्यू ग्रो होता है उसके सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस ट्यूमर spread from affected area से to unaffected area में spread हो जाता है। Is that clear all of you? और इस ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं, the cells of malignant tumor, the cells of malignant tumor, right, compete with नॉर्मल सेल्स के साथ compete करती है फॉर मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए ये नॉर्मल सेल्स के साथ compete करने का काम करती हैं सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर एक प्रॉपर्टी को शो करता है जिसे आप कहते हैं मेटास्टेसिस, जिसे आप क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो दिस काइंड ऑफ टिश्यू शो ए प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की कुछ सेल्स, some cells of the malignant tumor slough off from the affected area and spread to the other organ। एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं एंड दिस इज मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। और ऐसे केस में अगर वो कैंसर फैलना स्टार्ट हो जाता है, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ जाता है, तो ऐसे केस में पेशेंट को बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही डेंजरस प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर इतना डेंजरस नहीं है, उसको आसानी से उसकी कन्फाइंड लोकेशन से सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है बहुत ही डेंजरस ट्यूमर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ये मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी को शो करता है। और मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी में क्या होता है? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी में जो कैंसरस सेल्स है स्लफ ऑफ फ्रॉम दिस ट्यूमर, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर ये ट्यूमर है तो वहां से इसकी सेल्स स्लफ ऑफ हो जाती है एंड माइग्रेट टू दी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड अफेक्टेड दी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये जो है दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और सराउंडिंग टिश्यूज जो है इसकी वजह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इट शो ए प्रॉपर्टी जिसको आप मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस में क्या होता है? सम सेल्स ऑफ दिस ट्यूमर, सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर slough off and spread to other body organs through blood के थ्रू वो दूसरे बॉडी ऑर्गन तक चली जाती है और वहां पे उस बॉडी ऑर्गन को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है अगर ये सराउंडिंग सेल्स के साथ कंपीट करता है फॉर मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स, तो उस केस में क्या होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यू है, दिस इज ए काइंड ऑफ इन्वेडिंग ट्यूमर, वो इन्वेडिंग ट्यूमर है और सराउंडिंग टिश्यूज को भी डैमेज करने का काम कर देता है। इज दैट क्लियर? दिस इज ए काइंड ऑफ इन्वेडिंग ट्यूमर एंड डैमेज दी सराउंडिंग सेल्स, डैमेज दी सराउंडिंग सेल्स ऑल्सो। तो सराउंडिंग सेल्स को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है जिसे आप मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं।
and it shows metastasis property. Is that clear to all of you? So this is about benign tumor and malignant tumor. इसके बाद now I'm going to discuss about the types of cancer. कैंसर कितने टाइप के होते हैं? You must understand about this. Listen carefully. Next is टाइप्स ऑफ कैंसर. कैंसर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 कैर्सिनोमा, नंबर 2 sarcoma, number 3 leukemia. There are mainly 3 types of cancer: carcinoma, sarcoma and leukemia. अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर बात की जाए कैर्सिनोमा की, तो कैर्सिनोमा जो कैंसर है, दिस कैंसर जनरली अकर इन स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यू. इसका जो ओरिजिन है इस कैंसर का वो स्किन है, और स्किन है. इसके अलावा इसका जो ओरिजिन है वो स्किन है, और इसके अलावा ये इसका ओरिजिन एपिथेलियल टिश्यू है. ये बात याद रहे. तो कैर्सिनोमा ऐसे कैंसर को बोलते हैं जिसका ओरिजिन स्किन या फिर एपिथेलियल टिश्यू है. तो कैर्सिनोमा कैंसर का जो ओरिजिन माना जाता है वो स्किन को माना जाता है और एपिथेलियल टिश्यू को माना जाता है. इज दैट क्लियर? इस कैर्सिनोमा टाइप के जो कैंसर है इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं. इज दैट क्लियर? इसके एग्जाम्पल में आता है एक मिलेनोमा. मिलेनोमा जो है ये एक तरह का कैर्सिनोमा है, टाइप ऑफ कैर्सिनोमा. ये एक तरह का स्किन कैंसर है. दिस इज ए काइंड ऑफ स्किन कैंसर. दिस इज ए काइंड ऑफ स्किन कैंसर, मिलेनोमा. ये मेलानोसाइट सेल का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, कैंसर ऑफ मेलानोसाइट. ये भी याद रहे आपको. स्किन में सेल्स होती है जो कि मेलानिन पिगमेंट्स को स्टोर करती है, राइट? तो उसका ये कैंसर माना जाता है. इज दैट क्लियर? दिस इज कैंसर ऑफ मेलानोसाइट सेल्स. तो ये मेलानोसाइट सेल्स का एक कैंसर है जिसको आप मेलेनोमा कहते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो कैंसर देखे जाते हैं, अगर मैं बात करूं, मेल में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर देखा जाता है वर्ल्ड वाइड, और फीमेल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है. ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट यानी कि मोस्ट जो अकरेंस है वो कौन से कैंसर की अकरेंस सबसे ज्यादा है वर्ल्ड वाइड? तो वो है ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेल. So maximum cases of cancer in world. सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन से टाइप के कैंसर होते हैं आपको पता होना चाहिए. मैक्सिमम केसेस ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. देखिए, तो यहां पे जो मैक्सिमम केसेस ऑफ कैंसर है इन द वर्ल्ड वो क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल और प्रोस्टेट कैंसर इन मेल. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेल में प्रोस्टेट कैंसर देखा जाता है और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है. ब्रेस्ट कैंसर जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है. अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन एक्सेस अमाउंट में है तो उस इम्बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं. आर यू गेटिंग और नॉट? तो ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं वर्ल्ड में इन फीमेल, और प्रोस्टेट कैंसर इन केस ऑफ मेल. एंड इसके बाद मैक्सिमम केसेस ऑफ कैंसर इन इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के कैंसर पाए जाते हैं? तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है ओरल कैंसर इन मेल. मेल में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के केसेस देखे जाते हैं. हालांकि फीमेल में भी ओरल कैंसर हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस ऑफ ओरल कैंसर्स इन मेल. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसे ही यहाँ पे ओरल कैंसर इन मेल और फीमेल में सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है इंडिया में वो होता है सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल इन इंडिया.
तो ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कैंसर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो वर्ल्ड में फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और मेल में प्रोस्टेट कैंसर। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओरल कैंसर इन मेल एंड सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल। Is that clear to all of you? So these are the types of carcinoma, यानी कि कैंसर which derived from the skin or the epithelial tissue. Is that clear to all of you? यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, एक कैंसर जिसको आप बोलते हैं एडिनोमा। एडिनोमा, दिस इज द कैंसर ऑफ ग्लैंड्स। ए मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें उनके कैंसर्स को आप एडिनोमा बोलते हैं। एडिनोमा, दिस इज द कैंसर ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का अगर कोई कैंसर देखा जाता है तो उसको आप एडिनोमा कहते हैं। ऐसी एक कैंसर होता है और होता है ग्लायोनोमा। तो ग्लायोनोमा, दिस इज द कैंसर ऑफ ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। तो ग्लियल सेल्स का जो कैंसर देखा जाता है उसको ग्लायोनोमा कहा जाता है। और एडिनोमा जो कहा जाता है वो उसको कहा जाता है आपका ग्लैंड का जो कैंसर है उसको आप एडिनोमा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सार्कोमा की। उसके बाद आई विल कम टू द ल्यूकेमिया। तो सार्कोमा देखिए, लिसन केयरफुली। तो अगर बात की है सार्कोमा की तो सार्कोमा क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सार्कोमा का जो कैंसर है, अगर हम सार्कोमा की बात करें तो इसका जो कैंसर है, इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो माना जाता है मेसोडर्मल टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो मेसोडर्म लेयर से डिराइव हुए हैं उनमें अगर कोई कैंसर देखा जाता है उसे आप सार्कोमा कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट इज सार्कोमा। अगला जो क्या है वो है मेरा, जो बता रहा था मैं आपको, सार्कोमा। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सार्कोमा। लिसन केयरफुली। The next is sarcoma। देखिए sarcoma जो है, this is the origin of this cancer is called what? Is called mesodermal tissues। तो origin of sarcoma is mesodermal tissue। ऐसे टिश्यू जो मेसोडर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं, जर्म लेयर होती है मेसोडर्म, उनमें अगर कोई कैंसर देखा जाता है उसे आप सार्कोमा कहते हैं। जैसे कि मेसोडर्मल टिश्यू बोन हो सकता है, और अगर बोन में कोई कैंसर हुआ तो उसको आप बोलेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा कहेंगे आप उसको। अगर यही कैंसर किसी लिम्फ नोड में होता है तो उसको बोलते हैं आप लिम्फोसार्कोमा। लिम्फोसार्कोमा। अगर यही कैंसर किसी मसल्स में हो जाता है, क्योंकि मसल्स भी मेसोडर्म से डिराइव्ड है, तो उसको आप मायोसार्कोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मायोसार्कोमा। स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। मायोसार्कोमा। यहाँ पे स्टडी ऑफ मसल से याद आया मेरे को, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को आप क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर, ये पॉइंट आप लिखिएगा, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। एंड कैंसर स्पेशलिस्ट को आप ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। जो कैंसर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है ऐसे डॉक्टर को, ऐसे स्पेशलिस्ट को आप ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी के साथ ये हो गया आपका सार्कोमा। तो मैंने आपको बताया कार्सिनोमा, सार्कोमा। इसके बाद मैं बात करता हूँ ल्यूकेमिया की भी। तो ल्यूकेमिया इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कैंसर, राइट, बट दैट इज द कैंसर ऑफ ब्लड। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अगला है ल्यूकेमिया, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ल्यूकेमिया की अगर हम बात करें, ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ ब्लड। ये ब्लड कैंसर है, राइट। ब्लड सेल्स में अगर कोई अबनॉर्मल डिवीजन देखा जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड सेल्स देखी जाती है, तो उसको आप ल्यूकेमिया कहते हैं। उसको आप ल्यूकेमिया कहते हैं। जनरली ल्यूकेमिया मतलब वाइट ब्लड सेल्स में, जनरली वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर देखा जाता है। जो जनरल आपकी बॉडी में जो नॉर्मल ल्यूकोसाइट लेवल होता है उससे ज़्यादा अगर ल्यूकोसाइट बढ़ जाती है, लैक्स में ल्यूकोसाइट अगर चली जाती है, तो आप कहते हैं ब्लड कैंसर, यानी कि ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया भी एक बहुत ही डेंजरस कैंसर है। तो अगला जो टाइप है वो है ल्यूकेमिया। सो नेक्स्ट इज
ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। ये क्या है? ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है। और ये जो ल्यूकेमिया है ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज बर्किट लिम्फोमा या बर्किट ल्यूकेमिया। इसके अलावा नंबर 2 है माइलोजीनस ल्यूकेमिया। एक क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया भी होता है, CML, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। तो यहां पे एबनॉर्मल डिवीजन हो जाता है ब्लड सेल्स का, इसलिए इसको आप ल्यूकेमिया कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसी के साथ ये टाइप्स ऑफ कैंसर मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे टाइप ऑफ कैंसर है। तो ल्यूकेमिया में यहाँ पे आपका बर्किट ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। इसके अलावा एक चीज मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ। इंडिया में एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 8 लाख पेशेंट ऑफ कैंसर आते हैं। जो नए केसेस देखे जाते हैं इंडिया में एवरी ईयर, जो न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं, ये मैं एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कैंसर की। इंडिया में लगभग 8 लाख पेशेंट एवरी ईयर कैंसर के केसेस होते हैं, जिसमें से कि 4 लाख की डेथ हो जाती है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया, मैं लिख देता हूं ये, इन इंडिया केसेस ऑफ कैंसर रिपोर्टेड एवरी ईयर इंडिया में कितने कैंसर के केसेस रिपोर्टेड होते हैं? तो ये होते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। एंड डेथ ड्यू टू कैंसर, कैंसर की वजह से कितने लोग मरते हैं एवरी ईयर? अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। तो इंडिया में कैंसर के केसेस में भी काफ़ी अच्छा खासा इजाफा है। तो इंडिया में जो है कैंसर के केसेस में भी काफ़ी अच्छा खासा इजाफा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस एग्जिस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैंसर के केसेस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्शंस, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्शंस की वजह से कैंसर के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। हमारा इन्वायरमेंट जो है डे बाय डे पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ये पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट जो है, राइट, इससे जो है क्या होता है, कैंसर, काफ़ी सारे कैंसर्स बढ़ जाते हैं। एक्चुअल कॉज ऑफ कैंसर पे आई विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल कॉज ऑफ कैंसर ऑल्सो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर। इसके बाद मैं बात करता हूँ कॉजेज ऑफ कैंसर। अब कैंसर होता तो है, टाइप्स ऑफ कैंसर तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसके बाद कौन कौन से मेजर कॉजेज है जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ कैंसर। कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ cancer that I am going to discuss now. So what are the major causes of cancer? You must understand about this. देखिए please, major causes of cancer. तो अब बात करते हैं causes of cancer के बारे में। causes of कैंसर क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। कॉजेज ऑफ कैंसर, या आप ये कहिए एजेंट्स ऑफ कैंसर। एजेंट्स ऑफ कैंसर, एजेंट्स ऑफ कैंसर को कार्सिनोजेंस भी कहा जाता है। एजेंट्स ऑफ कैंसर को आप कार्सिनोजेंस भी कहते हैं। व्हाट यू विल कॉल agents of cancer are also be known as carcinogens. Is that clear? तो यहाँ पे हम agents of cancer की बात कर रहे हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को आप कहते हैं carcinogens। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को क्या कहा जाता है? carcinogens कहा जाता है। और ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं मे बी फिजिकल एजेंट्स, मे बी केमिकल एजेंट्स और मे बी बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये 3 टाइप्स के कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं।
फिजिकल एजेंट्स में आते हैं सबसे पहले रेडिएशंस की मैं बात करता हूं। रेडिएशंस जो है मेजर कॉज ऑफ कैंसर, जो कि फिजिकल एजेंट्स में आते हैं। तो यहां पे जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस में कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, और कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। ये आयनाइजिंग रेडिएशन में जैसे कि एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ये क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। वही नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेडिएशंस आ गए, यूवी रेज। तो एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये रेडिएशंस हैं। एक्स रेज, गामा रेज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज है। इन रेडिएशंस की वजह से कैंसर हो सकते हैं। जैसे यूवी रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर के चांसेस रहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कैंसर कॉज एजेंट्स हैं जो कि फिजिकल एजेंट्स हैं। ऐसी और भी कुछ फिजिकल एजेंट्स की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किसी किसी पर्सन के पास काफी शार्प टीथ होते हैं। कभी कभी शार्प टीथ बार बार अगर टंग पे टच होता है तो शार्प टीथ की वजह से भी टंग कैंसर हो सकता है। पता है आप लोगों को, शार्प टीथ की वजह से भी टंग कैंसर हो सकता है। ये भी एक फिजिकल एजेंट्स में आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा फिजिकल एजेंट्स आपने अगर सुना हो, कांगड़ी या कांगरी भी बोलते हैं। कांगड़ी जो है, कांगड़ी जनरली कांगड़ी के जो क्लॉथ्स हैं, राइट, और कांगड़ी का पोर्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर में कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कांगड़ी के इस्तेमाल से भी एक कैंसर होता है, कांगड़ी कैंसर। कश्मीर में कांगड़ी पाया जाता है और उससे कांगड़ी कैंसर या स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कांगड़ी क्लॉथ से स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ फिजिकल एजेंट्स है। इसके बाद कुछ केमिकल एजेंट्स की बात कर लेते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ केमिकल एजेंट्स जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। केमिकल एजेंट्स में ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एजेंट्स और कैर्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन टोबैको। इफ यू कंज्यूम टोबैको इन एनी फॉर्म, अगर आप टोबैको का, तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, राइट, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। टोबैको में अप्रोक्सीमेटली 30 कैर्सिनोजेंस होते हैं। ऐसे 30 एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो टोबैको स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। इफ यू स्मोक, if you chew the tobacco, then please avoid it, otherwise you can suffer from cancer। तो कैंसर टोबैको च्यूइंग से हो सकता है, टोबैको स्मोकिंग से हो सकता है। तो तंबाकू का सेवन करने से, टोबैको कंजप्शन से भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि टोबैको में लगभग 30 कार्सिनोजेंस एजेंट्स होते हैं। टोबैको से लैरिंग्स कैंसर हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लैरिंग्स कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है। देयर आर वैरायटी ऑफ कैंसर्स जो कि आपको टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये केमिकल एजेंट्स में आते हैं। तो केमिकल एजेंट्स में सबसे पहला एग्जांपल मैंने बताया आपको, टोबैको। टोबैको में लगभग 30 कैर्सिनोजन एजेंट्स होते हैं। इसमें कैर्सिनोजेंस होते हैं और इन कैर्सिनोजेंस की वजह से, राइट, कैन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, कैन कॉज ऑफ ओरल कैंसर, कैन कॉज ऑफ लैरिंग्स कैंसर। तो ये टोबैको का सेवन करने से, स्मोकिंग करने से, इसके अलावा च्यूइंग करने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स टोबैको का कंजप्शन करने से होती है। एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस प्रोडक्ट जिसको आप टोबैको कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 कैर्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड में अगर हम लंग कैंसर का एक डाटा उठा के देखें तो वर्ल्ड वाइड लंग कैंसर से लगभग 25% महिलाएं मर जाती हैं और 31% पुरुष मर जाते हैं। तो ये डाटा मैं आपको बता देता हूं। इन वर्ल्ड वाइड 31.1% डेथ ड्यू टू लंग कैंसर। लंग कैंसर की वजह से होती है किसकी? मेल्स की। वहीं 25% डेथ ड्यू टू लंग कैंसर इन फीमेल। तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। टोबैको का सेवन बंद कर दीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स
जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी कैंसर कोज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स कैंसर कोज हो सकते हैं, जो कि मार्केट में काफी सारी आजकल अडल्ट्रेशन हो रही है, राइट। फूड प्रोडक्ट्स जितना भी हो सके घर पे बना के खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर का मार्केट का फूड जो है वो प्लीज अवॉइड कीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ फूड ऐसे भी होते हैं, कुछ मिठाइयाँ खासकर ऐसी होती है जिसमें कि कलर डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और वो कलरफुल मिठाइयाँ हो जाती हैं, उन कलर्स की वजह से भी राइट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर, फूड प्रोडक्ट एंड आर्टिफिशियल कलर्स जो कि फूड्स या स्वीट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी कैंसर कोज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो डाई वर्कर्स होते हैं उनको जनरली एक कैंसर देखा जाता है जिसे आप कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। उनमें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के चांसेस होते हैं, तो डाई से भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, खासकर डाई वर्कर्स में प्रॉब्लम होती है। इज दैट क्लियर? जो कपड़ों पे डाई की जाती है वो भी कैंसर कोज हो सकती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो केमिकल एजेंट्स बहुत सारे हैं जिनसे कि कैंसर हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में कुछ कैंसर कोज वायरस होते हैं। ऐसे वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। एचआईवी के बारे में मैंने आपको बताया था, एचआईवी के बारे में, एचआईवी का जो वायरस होता है वो एक्ट एज ऑन्कोजेनिक वायरस ऑल्सो। एचआईवी के वायरस की वजह से राइट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। कैपोसी सर्कोमा राइट एक एग्जाम्पल है एचआईवी एड्स के केस में। तो एचआईवी का जो वायरस है वो कैर्सिनोजेनिक वायरस है, ऑन्कोजेनिक वायरस है। ऐसे वायरस को आप ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। तो यहां पे काफी सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं कैंसर कोज। इन बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस, राइट। ऑन्कोजेनिक वायरस यानी कि कैंसर कोज वायरस। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग में काफी सारे लोग टोबैको का कंजप्शन करते हैं, या काफी सारे लोग ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं जहां पे कैंसर होता है, कैर्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और उन कैर्सिनोजेंस की वजह से लोगों की क्या हो जाती है, जनरली कुछ लोग जो है कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। तो कुछ लोग कैंसर के लिए सेंसिटिव होते हैं, बाकी सभी लोग कैंसर के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं। जो लोग कैंसर के लिए सेंसिटिव होते हैं उनके पास एक जीन होता है, एक नेचुरल जीन प्रेजेंट होता है उनकी नॉर्मल सेल में। इज दैट क्लियर? उस जीन की वजह से उनकी नॉर्मल सेल कैंसर सेल से में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे जनरली लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे एजेंट से दूर रहिए जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो कैंसर सेंसिटिव जीन उनकी बॉडी में होते हैं। तो कुछ लोगों की बॉडी में कैंसर सेंसिटिव जीन्स होते हैं जिनको प्रोटोजीन, ऑन्कोजीन या ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैंसर सेंसिटिव जीन्स इन नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स को आप ऑन्कोजीन्स कहते हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोला जाता है इनएक्टिव फॉर्म को। ये ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, जैसे ही कोई पर्टिकुलर कैर्सिनोजन इनके कांटेक्ट में आता है तो ये नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो ऑन्कोजीन्स है नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट्स इनटू द कैंसरस सेल्स में ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये जो है कैंसर सेंसिटिव जीन्स जो कि नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये जीन्स किसी ऐसे कैर्सिनोजन के कांटेक्ट में आ जाए जिसकी वजह से कैंसर होता है, तो ये कैंसर नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दी कॉजेज और दी एजेंट्स ऑफ कैंसर। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर, देन आई विल कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब आप कैंसर को किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे और किस तरीके से उसको डायग्नोज करेंगे। तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर सेवरल मेथड फॉर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर।
कभी कभी कैंसर के टाइप पे भी उसका डिटेक्शन का मेथड डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कैंसर है। टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है उसके डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस का मेथड। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। सो लिसन केयरफुली। इसमें सबसे पहला मेथड है बायोप्सी। बायोप्सी एग्जैक्टली होता है क्या? सपोज दैट इफ यू हैव डाउट ऑन एनी टिश्यू कि उस टिश्यू में कैंसर हो सकता है, तो बायोप्सी में उस सस्पेक्टेड टिश्यूज को कट करके अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग उस टिश्यू को स्टेन करके अंडर माइक्रोस्कोप उसकी पैथोलॉजिकल जांच की जा सकती है। इसे आप बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी में कैंसर टिश्यू एग्जामाइन किया जाता है, टिश्यू को कट करके राइट उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है आफ्टर स्टेनिंग दैट टिश्यू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद दूसरा मेथड है ब्लड और बोन मैरो टेस्ट। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ल्यूकेमिया के केस में। ब्लड सेल्स को काउंट करके, WBCs को काउंट करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्लड कैंसर है या नहीं है। बोन मैरो से भी आप ब्लड टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं। बोन मैरो से भी आप ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को कंफर्म कर सकते हैं। सो दिस टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। उसके बाद रेडियोग्राफी से जनरली रेडियोग्राफी जो डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन की टेक्निक है, इस टेक्निक का जनरली इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स में। अगर कैंसर है, उसके चांसेस हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए आप रेडियोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, सिटी स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, MRI का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये तीनों ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं, एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिटेक्शन कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिटेक्शन माना जाता है MRI को, जिससे कि सबसे इफेक्टिवली आप डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल जो किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आप रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, सिटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं, MRI का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे देखिए इट इंक्लूड्स एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI। एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट को आप मैमोग्राफी कहते हैं। सपोज दैट किसी फीमेल को डाउट है कि कहीं उसको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, तो वो जो है कौन सा रेडियोग्राफी टेस्ट कराएगी, उसको आप मैमोग्राफी बोलते हैं। एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज मैमोग्राफी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। इसके अलावा रेडियोग्राफी यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये मैं बता चुका हूं आपको। सिटी स्कैन कैसे करते हैं? सिटी स्कैन में यूज ऑफ एक्सरे टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। सिटी स्कैन में आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज ले सकते हैं। तो 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन को ऑब्टेन करने के लिए आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिटी स्कैन। फिर से सुनिए, सिटी स्कैन का मतलब है कि अगर आप 3D इमेज चाहते हैं इंटरनल ऑर्गन की, तो इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेज आप एक्सरे का इस्तेमाल करके ऑब्टेन करते हैं। इसे आप सिटी स्कैन कहते हैं। सिटी स्कैन से भी आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगला टेस्ट है जिसको आप बोलते हैं MRI, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी की फुल फॉर्म यहां पे लिख लीजिए। दिस इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सिटी स्कैन। MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहां पे लिख देता हूं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसे आप MRI कहते हैं। यहां पे MRI में आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। In this detection method, you need to use of strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurate detect of pathological and physiological changes in living tissue. आप MRI जो है एक एडवांस लेवल का टेस्ट है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आप इसको बोलते हैं। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करके आप पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी देख सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या पैथोलॉजिकल और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आप MRI का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक रेडियोग्राफी मेथड में आता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसके बाद अगला जो मेथड है एंटीबॉडीज मेथड। एंटीबॉडीज डिटेक्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स। फॉर एग्जांपल हर्सेप्टिन एक एंटीबॉडी है।
हर्सेप्टिन। अगर आपको कैंसर के एंटीजेंस को फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके भी कैंसर के एंटीजेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। और इसका एग्जांपल क्या है? हर्सेप्टिन। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। अगला जो डिटेक्शन मेथड है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए, कैंसर ससेप्टिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए। मैंने आपको बताया कुछ लोगों में कैंसर सेंसिटिव जीन्स होते हैं जिनको ऑन्को जीन्स कहते हैं। उन ऑन्को जीन्स को और कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। यू यूज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक टू डिटेक्ट द कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन्स। तो कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए यू नीड टू यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन को किसी पर्सन में, तो आप उसको एडवाइस देते हैं, आप उसको ये एडवाइस देते हैं कि प्लीज अवॉइड द कार्सिनोजेंस, अदरवाइज यू कैन सफर फ्रॉम कैंसर। क्योंकि तुम्हारे पास कार्सिनोजन, तुम्हारे पास ऑन्को जीन्स है, कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन्स है। तो उसके लिए आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद अगला टेस्ट देखिए, FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ये क्या है? फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं आप ब्रेस्ट सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ये कैंसर का डिटेक्शन मेथड है, इसमें आप ब्रेस्ट सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी आप इसको बोलते हैं। तो ये भी एक मेथड है फॉर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद अगला जो मेथड है पैप स्मीयर, यानी पैप जो वर्ड लिया गया यहाँ पे टर्म पैप, ये आया है पेपिनिकोलाउ। पेपिनिकोलाउ, राइट, एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया था। पेपिनिकोलाउ यानी कि पैप स्मीयर। इस डिटेक्शन टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं सर्वाइकल कैंसर को कंफर्म करने के लिए। कौन से कैंसर को? सर्वाइकल कैंसर को कंफर्म करने के लिए, सर्वाइकल कार्सिनोमा को कंफर्म करने के लिए आप पैप स्मीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दिस टेक्निक was invented by पेपिनिकोलाउ, इसलिए इसको पैप स्मीयर बोला जाता है। तो इस टेक्निक का भी आप इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसके बाद चलते हैं, देखिए इसी के साथ हमारे डिटेक्शन टेक्निक मेथड्स हो गए। आपको किस तरीके से आप कैंसर को डिटेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप कैंसर को डायग्नोज करेंगे। इज दैट क्लियर? दीज ऑल आर दी सेवरल मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ कैंसर। अब कैंसर को में आप किसी पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, अर्ली स्टेज में अगर आप कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं या आप उसको डायग्नोज कर लेते हैं, इट कैन बी लाइफ सेविंग, वो उसकी लाइफ को बचा सकता है। तो ये जितने भी डिटेक्शन और डायग्नोसिस मेथड है इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी पे डाउट है कि उसको कैंसर है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अर्ली पीरियड में ही डिटेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली पीरियड में ये मेथड्स कैंसर को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं एंड पेशेंट की जान बच सकती है। लेकिन अगर वही कैंसर दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गया, लेटर स्टेज में कैंसर पहुंच गया और वो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में स्प्रेड कर गया, तो उस केस में उस पेशेंट की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट आप कैसे देंगे? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे कि सबसे पहला सर्जरी मेथड है, दूसरा जो है रेडियो एक्टिव मेथड है, रेडियोथेरेपी जिसको आप बोलते हो। सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी भी दी जाती है, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। तो 4 तरीके से आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कभी कभी इन चारों तरीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है एक पर्टिकुलर कैंसर को क्योर करने के लिए। तो इन चारों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले हम सर्जरी मेथड की बात कर रहे हैं। अगर बात करें सर्जरी मेथड की, सपोज दैट आपको पता है कि बिनाइन ट्यूमर है या इस पर्टिकुलर पार्ट में ट्यूमर हो गया, तो उसको सर्जिकली कट करके रिमूव कर दें, तो ये सर्जरी मेथड है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस मेथड्स। तो यहाँ पे सर्जरी मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। ट्यूमर इज सर्जिकली रिमूव्ड व्हेनेवर पॉसिबल, वेयरएवर पॉसिबल। जहां पे भी ट्यूमर है, अगर पॉसिबल है तो उसको सर्जिकली रिमूव कर दीजिए। ये हो गया आपका सर्जरी मेथड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इसके बाद दूसरा मेथड है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। अगर आप कैंसर टिश्यू को रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं तो कैंसर टिश्यू डेड हो जाता है, कैंसर सेल्स जो है डेड हो जाती है। तो कैंसर टिश्यूज को डैमेज करने के लिए, कैंसर सेल्स को डैमेज करने के लिए आप रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में आप कोबाल्ट 60 रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरे रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोडीन I-131 फॉर थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं आप, आयोडीन 131। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इन रेडिएशन का इस्तेमाल करके आप जो है कैंसर को क्योर कर सकते हैं। रेडिएशन डिस्ट्रॉय रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ये जो रेडिएशन के अंदर एबिलिटी होती है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद जो तीसरा जो तरीका है हमारे पास वो है कीमोथेरेपी। सो लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आप जनरली क्या करते हैं, पेशेंट को क्योर करने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए आप केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आप किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट यू नीड टू यूज ऑफ केमिकल ड्रग्स। आप केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के पेशेंट को ठीक करने के लिए, जिसको आप कीमोथेरेपी कहते हैं, जिसको आप कीमोथेरेपी कहते हैं। इसमें कुछ केमिकल ड्रग्स के मैं नाम बताता हूं आपको, जैसे कि विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये दो केमिकल ड्रग्स हैं, राइट। ये एक वीड्स से निकाले जाते हैं, एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कैंसर के पेशेंट में, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। तो अगला है हमारा, देखिए कीमोथेरेपी की बात कर रहा हूं मैं। कीमोथेरेपी में यूज ऑफ केमिकल ड्रग्स, यूज ऑफ केमिकल ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसे आप कीमोथेरेपी कहते हैं। यहाँ पे केमिकल ड्रग्स से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ये दो केमिकल ड्रग्स हैं मेनली यूज टू क्योर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए, ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये दो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया पेशेंट, ल्यूकेमिया पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि देयर आर सम साइड इफेक्ट्स आल्सो ऑफ कीमोथेरेपी। तो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, अगर हम कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की बात करें, सो व्हाट आर द मेजर साइड इफेक्ट, जैसे कि हेयर लॉस हो जाता है पेशेंट का, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हेयर लॉस एंड एनीमिया, दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी और केमिकल ड्रग्स। इसके बाद जो हमारा लास्ट तरीका है कैंसर को क्योर करने का, वो है इम्यूनोथेरेपी। अगर इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट को इंटरफेरेंस दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है अगेंस्ट दी कैंसर। तो इसमें जनरली इंटरफेरेंस कौन सा दिया जाता है? अल्फा इंटरफेरेंस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरफेरोन फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? और ये इम्यूनोथेरेपी में आता है। तो इसमें इम्यूनोथेरेपी में जनरली अल्फा इंटरफेरेंस दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा इन चारों तरीकों को भी एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। So this is all about cancer. I have completed everything related to the cancer, and these information are more than enough for you, for your exam point of view. You can do it, right?
और आप इसको रिवाइज कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।